दुनिया का सबसे खतरनाक सीरियल किलर जेफरी डेमर सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल नहीं था, वो एक रिजल्ट था साइकोलॉजिकल पैथोलॉजी का, सोशल नेग्लेक्ट का, इंस्टीट्यूशनल फेलियर का और कल्चरल बायस का। अगर हम डेमर को सिर्फ एक साइकोपैथ कहकर साइड में रख देते हैं तो हम खुद को ये कहकर झूठी तसल्ली दे देते हैं कि ये हमारे जैसा नहीं हो सकता। पर सच ये है कि ये हो सकता था, क्योंकि हुआ, और सिर्फ एक बार नहीं, 1978 से 1991 तक, सालों तक। तो सवाल ये नहीं है कि डेमर ने क्या किया, सवाल ये है इतना कुछ होने के बाद भी उसे कैसे रोका नहीं गया। इस वीडियो का पर्पस क्लियर है, सेंसेशनलिज्म से आगे जाना। ट्रू क्राइम्स की दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैप यही होता है, शौक बेचा, ग्राफिक डिटेल्स दिखाना और प्रेडेटर को सेंट्रल स्टेज देना। डेमर की साइकोलॉजी को एक्सप्लोर किया जाएगा, लेकिन एक्सक्यूज बनाए बिना। हर एक सीरियल किलर की कहानी यूजुअली एक सवाल से शुरू होती है, बचपन में क्या हुआ था। जेफरी लियोनेल डेमर का जन्म 21 मई 1960 को मिल्वाकी, विस्कॉन्सिन में हुआ था। एक ऐसा घर जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगता है, मिडिल क्लास फैमिली, एजुकेटेड फादर, घर, स्टेबिलिटी, सब कुछ। उसके फादर लियोनेल डेमर एक रिसर्च केमिस्ट थे। साइंस, लॉजिक, स्ट्रक्चर्स, सब कुछ उनकी ज़िंदगी का हिस्सा था। मदर जॉयस डेमर इमोशनली फ्रेजाइल, डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रही थी। जहाँ कोई डेली वायलेंस नहीं था, कोई ऑब्वियस अब्यूज़ नहीं था, और यही चीज़ इस कहानी को ज़्यादा डेंजरस बनाती है, क्योंकि जब ट्रॉमा दिखता नहीं तो सोसाइटी उसे इग्नोर कर देती है। जेफरी के बचपन को एक वर्ड में समझा जाए तो इमोशनल होलो। मदर अक्सर हॉस्पिटल में रहती थी, फादर काम में बिजी और एक छोटा बच्चा अकेला। साइकोलॉजी कहती है जब बचपन में इमोशनल कनेक्शन स्टेबल नहीं होता तो एम्पैथी और अटैचमेंट डेवलप होने में दिक्कत होती है, और यहीं से पहला साइलेंट क्रैक शुरू होता है। एक डिटेल जो बार बार मेंशन होती है, जेफरी का डेड एनिमल के साथ ऑब्सेशन। सिर्फ देखना नहीं, कलेक्ट करना, डिसेक्ट करना, बोन्स प्रिजर्व करना, रोडकिल उठाना, उन्हें खोलना और उनके अंदर झांकना। ये सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं, ये कंट्रोल का पहला टेस्ट। ये सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं या कंट्रोल का पहला टेस्ट। और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, ये बिहेवियर डिस्करेज नहीं हुआ। उसके फादर ने इसे साइंटिफिक क्यूरियोसिटी का रूप में देखा, केमिस्ट्री, प्रिजर्वेशन सब सिखाया। यहाँ से एक डेंजरस मैसेज चला गया। ये ठीक है, जब एक बच्चा इमोशनल कनेक्शन नहीं बना पाता और कंट्रोल और डी अटैचमेंट से कंफर्ट मिलता है तो प्रॉब्लम क्वाइटली ग्रो करती है। टीनेज ईयर्स नॉर्मली रेबेलियंस के होते हैं, फ्रेंड्स, क्रशेस, आइडेंटिटी। जेफरी का केस में साइलेंस, आइसोलेशन, डिस्कनेक्शन। स्कूल के लोग उसे ओड कहते थे, ना एग्रेसिव ना वायलेंट, बस एब्सेंट। और इसी टाइम एक और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, उसकी सेक्सुअलिटी, कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट, होमोसेक्सुअल थॉट्स, और साथ ही फियर, रिजेक्शन का, अबैंडनमेंट का। यहीं से एक साइकोलॉजिकल फ्यूजन शुरू होता है। इंटीमेसी इज इक्वल टू कंट्रोल। जेफरी के लिए रिलेशनशिप्स का मतलब कनेक्शन नहीं, पोजेशन बनने लगता है। और फिर आती है अल्कोहल। हाई स्कूल तक वो हैवी ड्रिंकिंग करने लगता है। अल्कोहल एक एस्केप बन जाता है, इमोशन से, लोगों से, खुद से।
टीचर्स नोटिस करते हैं, क्लासमेट्स नोटिस करते हैं, पर रिस्पॉन्स क्या होता है? बस अजीब है, फेज होगा। एक और वार्निंग इग्नोर हो जाती है। पेरेंट्स का डिवोर्स, घर टूट जाता है और जेफरी अकेला रह जाता है। नो सुपरविजन, नो स्ट्रक्चर, नो इमोशनल एंकर। और यही फैंटेसीज इमेजिनेशन से रियलिटी के एज तक जाती है। जून 1978, जेफरी 18 साल का स्टीव हाइक्स, एक हिचहाइकर, सिर्फ कंपनी के लिए घर बुलाया गया। पर जब स्टीव जाना चाहता है तो अबैंडनमेंट ट्रिगर होती है और जेफरी एक डिसीजन लेता है कि जो इरिवर्सिबल है। और जेफरी एक डिसीजन लेता है कि जो इरिवर्सिबल है। ये मर्डर सडन गुस्से का एक्सप्लोजन नहीं था, ये उसके सबसे गहरे साइकोलॉजिकल फियर का वॉयलेंट सॉल्यूशन था। बाद में जो होता है डिसम्बरमेंट, ब्यूरियल, एक्सह्यूमिनेशन, ये सब सिर्फ क्राइम नहीं, ये रिहर्सल है। और फिर एक स्ट्रेंज चीज होती है, कोई नेक्स्ट मर्डर नहीं, सालों का गैप। ये दिखाता है कि कोई सीरियल किलिंग एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती। अपॉर्चुनिटीज, एनवायरनमेंट और रिस्ट्रेंट सब रोल प्ले करते हैं। 1979, जेफरी आर्मी ज्वाइन करता है। जर्मनी पोस्टिंग, लोग सोचते हैं डिसिप्लिन सुधार देगा, पर रियलिटी अल्कोहलिज्म, वॉर्स, आइसोलेशन डीपर। आर्मी ने एक चीज देखी, प्रॉब्लमैटिक सोल्जर, पर एक चीज नहीं देखी, साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन, मेंटल हेल्थ सपोर्ट ऑलमोस्ट जीरो। 1981 में डिस्चार्ज, एक और इंस्टीट्यूशन, एक और मिस चांस। अब जेफरी ड्रिफ्ट कर रहा है, जॉब्स बदलते जा रहे हैं, रिलेटिव्स के घर, अल्कोहल कांस्टेंट। इस फेज में सेक्सुअल असॉल्ट होता है, पर सिस्टम उसे माइनर इंसिडेंट बना देता है। 1988 में 13 साल के बॉय का असॉल्ट, ये मूवमेंट डिसिसिव हो सकता था। इंटेंसिव ट्रीटमेंट, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, पर क्या होता है? प्रोबेशन, शॉर्ट जेल टर्म, सॉफ्ट हैंडलिंग। क्यों? क्योंकि जेफरी वॉयलेंट दिखता नहीं, सॉफ्ट स्पोकन है, कॉम्प्लिएंट है, और विक्टिम्स मार्जिनलाइज्ड। सिस्टम फिर से अंडर एस्टिमेट कर देता है। लेट 1980s तक अल्कोहल सिर्फ एस्केप नहीं, फैसिलिटेटर बन जाता है। फैंटेसीज अब ऑप्शनल नहीं रहती, वो डिमांड बन जाती है। यही एक लाइन क्रॉस होती है। जेफरी डेमर अब सिर्फ डिस्टर्ब नहीं, एक्टिव सीरियल किलर बनने वाला है। साइकोलॉजी, एडिक्शन, इनविजिबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल फेलियर सब एक साथ अलाइन हो जाते हैं। मई 1991, 14 साल का कॉनर सिंता स्मोफोन, नेक्ड, ब्लीडिंग, डिसओरिएंटेड रोड पर भागता हुआ मिलता है। बायस्टैंडर्स तुरंत समझ जाते हैं ये चाइल्ड डेंजर में है। पुलिस आती है और डेमर कामली बोलता है, ही इज माई पार्टनर, डोमेस्टिक डिस्प्यूट है। सिर्फ इतना बोलना काफ़ी था। कॉनरेक बोल नहीं पा रहा, एज क्लियरली माइनर, हेड इंजरी, ब्लड। फिर भी पुलिस ने विटनेस की बात इग्नोर की, प्रोटेस्ट डिसमिस किया और कॉनरेक को वापस अपार्टमेंट के अंदर भेज दिया। एक सवाल, अगर ये लड़का वाइट, स्ट्रेट, मिडिल क्लास होता तो क्या सेम होता? अपार्टमेंट के अंदर स्मेल थी, पर सर्च क्यूरसोरी थी, आईडी वेरीफाई नहीं हुई, एज चेक नहीं हुआ और कुछ ही देर बाद कॉनरेक को मार दिया गया। ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये इंस्टीट्यूशनल एरोगेंस थी। लेटर रिव्यूज में
माना गया कि एरर्स हुए पर कॉन्सिक्वेंसेस ऑलमोस्ट नन। जुलाई 1991 में एक और विक्टिम एस्केप करता है, पुलिस को वापस अपार्टमेंट्स ले जाता है। इस बार कोई एक्सक्यूज काम नहीं करता, फुल सर्च होता है और जो मिलता है वो पूरे नेशन को हिला देता है। ह्यूमन रिमेन्स, स्कल्स, फोटोज, फीचर्स, केमिकल्स, सब कुछ वही था जो सालों से इग्नोर हो रहा था। इस मोमेंट और पहले के पुलिस एनकाउंटर्स का डिफरेंस क्लियर था। जब तक प्रूफ अनडिनाएबल नहीं होता, सिस्टम एक्ट नहीं करता और तब तक 17 जिंदगियां खत्म हो चुकी है। ट्रायल नेशनल स्पेक्टिकल बन चुका है। डिफेंस कहता है कंपल्शन थे, कंट्रोल नहीं था। प्रोसिक्यूशन कहता है प्लानिंग थी, अवेयरनेस थी। साइकेट्रिस्ट डिसएग्री करते हैं, डायग्नोसिस क्लैश करते हैं, पर ज्यूरी एक चीज़ देख रही थी। डेमर जानता था कि वो गलत कर रहा है, इसलिए छुपाता था, इसलिए प्लान करता था। इंसेनिटी डिफेंस रिजेक्ट हो जाता है। ये वर्डिक्ट एक मैसेज था। मेंटल इलनेस, ये वर्डिक्ट एक मैसेज था कि मेंटल इलनेस एक्सप्लेनेशन हो सकती है, एक्सक्यूज नहीं। मीडिया ने क्या किया? ग्राफिक डिटेल, शॉक हेडलाइंस, व्यूवरिज्म, विक्टिम्स, बैकग्राउंड नॉइज। पब्लिक डिस्कोर्स डेमर्स को इनह्यूमन मॉन्स्टर बना देती है। और यही एक डेंजरस चीज़ होती है। जब हम किसी को मॉन्स्टर बना देते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि वो हमारे जैसा नहीं था और फिर सिस्टम पर सवाल नहीं उठते। ये मर्डर सिर्फ सिरेसी की वजह से नहीं हुए, ये अलाउ किए गए थे बाय बायस, बाय नेग्लेक्ट, बाय कन्वीनियंस। हर इग्नोर कंप्लेंट, हर मिस्ड रेड फ्लैग, हर कैजुअल डिसमिशल एक और डेथ के लिए जगह बनाते गए। और अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि डेमर कौन था। सवाल 1987 के बाद जेफरी डेमर कुछ और बन चुका था। ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं से उसकी क्राइम रैंडम्स नहीं रहती। अब हर मर्डर का एक पैटर्न था, एक रूटीन, एक प्रोसेस। विक्टिम्स का सिलेक्शन, luring, intoxication, control, murder, postmortem rituals, concealment। जैसे कोई काम बार बार रिपीट हो रहा हो। और सबसे डेंजरस बात, ये सब बिना किसी इंटरप्शन के हो रहा था। डेमर उन लोगों को टारगेट करता था जो ऑलरेडी सोसाइटी के मार्जिन्स पर थे। यंग मैन, गे, बाइसेक्सुअल, होमलेस, माइग्रेंट्स, ब्लैक, एशियन, लैटिनो, नेटिव अमेरिकन्स। लोग जो अगर गायब हो जाए तो हेडलाइंस नहीं बनते। वो पैसे, अल्कोहल, कंपेनियनशिप का ऑफर देता था। ये कोई वॉयलेंट किडनैपिंग नहीं होती थी, ये डेस्परेशन का एक्सप्लॉइटेशन था। और जब एक बार कोई उसके अपार्टमेंट के अंदर जाता है तो बाहर जाना उसके कंट्रोल में नहीं होता। ये सिर्फ मर्डर नहीं था, ये पोजेशन था। ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट्स, मिल्वाकी, एक नॉर्मल रेजिडेंशियल एरिया, नेबर्स, फैमिलीज, रोज की जिंदगी। और इसी के बीच एक अपार्टमेंट था जिसमें लोग डिसअपियर हो रहे थे। लोगों ने स्मेल, कंप्लेंट की, आवाजें गूंजी, स्ट्रेंज बिहेवियर देखा, पर रिस्पॉन्स क्या मिला? बॉइल्ड फूड होगा, प्लम्बिंग इशू, फिश टैंक, एनिमल रिमेन्स। हर बार एक्सप्लॉइटेशन, हर बार एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट कर ली गई। किसी ने ये नहीं पूछा, इतनी बार कंप्लेंट आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, लो इनकम्स हाउसिंग के कंप्लेंट्स को सीरियसली नहीं लिया जाता। और अगर सस्पेक्ट एक वाइट आदमी हो तो सस्पिशन और कम हो जाता है। डेमर का अपार्टमेंट उसके दिमाग का एक्सटेंशन बन चुका था। कंट्रोल्ड, ऑर्डर्ड,
आइसोलेटेड। फ्रिज में बॉडी पार्ट्स, फोटोज ऑफ डिसमेंबरमेंट, केमिकल्स फॉर प्रिजर्वेशंस, और फिर भी नो फुल सर्च। ये फेलियर कोइंसिडेंस नहीं था, ये माइंडसेट का रिजल्ट था। सबसे हैवी हिस्सा यहीं से शुरू होता है। पुलिस मल्टीपल्स बार डेमर के कांटेक्ट में आई, मल्टीपल्स वार्निंग्स, मल्टीपल चांसेस, और हर बार सेम रिस्पॉन्स, फास्ट रेजोल्यूशन, मिनिमम एफर्ट, मैक्सिमम असम्पशंस। पुलिस ने सिचुएशन को इमरजेंसी नहीं, नुयंस ट्रीट किया। और assumptions का बेस क्या था? विक्टिम्स ड्रंक होगा, डोमेस्टिक डिस्प्यूट होगा, ये लोग ऐसे ही होते हैं। और डेमर काम, पोलाइट, वाइट, सॉफ्ट स्पोकन, ये कॉम्बिनेशन डेंजरस होता है। यहाँ लॉ एनफोर्समेंट का एक ब्लाइंड स्पॉट दिखाई देता है। नॉर्मल लुकिंग ऑफेंडर, लो रिस्क, marginalized victim is equal to unreliable। और इसी माइंडसेट का सबसे